नरेश एक मेहनती किसान था जो कि अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाता था। नरेश सारा दिन खेत में मेहनत कर तरह तरह की सब्जियां उगाता, फिर उन सब्जियों से तरह तरह का खाना बनाकर अपने ढाबे पर बेचता था। नरेश गरीब था, इसलिए उसने अपनी जमीन के एक हिस्से पर घास का ढाबा बनाकर खोला हुआ था। उसकी पत्नी ममता बहुत अच्छा खाना बनाती थी। वो नरेश की इस काम में मदद करती थी। गांव में सभी उनके ढाबे की खूब तारीफ करते थे, लेकिन उनकी ये तरक्की गांव के कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। नरेश का पड़ोसी मदन और उसकी पत्नी रोमा उनकी तरक्की से बहुत जलते थे। वो उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई न कोई तरकीब ढूंढते रहते। एक रोज रोमा उनके ढाबे पर जाती है और माता से बोलती है, क्या बात है नरेश भाई, ममता बहन आजकल बड़ी खुश दिखाई देते हो, लगता है काम बहुत अच्छा चल रहा है। ऊपर वाले की दया है जो काम में बरकत है। बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा राम राम। फिर वो दोनों घर वापस आते हैं। देखा जी कितने खुश थे वो लोग। हाँ, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। ऐसा क्या करने वाले हो आप? अब तो तुम बस देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। एक रोज ढाबा बंद कर नरेश और रोमा घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मदन अपने कुछ दोस्तों के साथ नरेश के खेतों में जाता है और वहां बड़े बड़े चूहे छोड़ देता है ताकि नरेश की सारी फसल खराब हो जाए। साथ ही कुछ चूहे उसके ढाबे पर भी छोड़ देता है। अगले दिन नरेश जब ममता के साथ ढाबे को खोलता है तो वो दोनों देखते हैं कि अंदर ढेर सारे चूहे घूम रहे होते हैं और उन्होंने घास के ढाबे को पूरी तरह से कुतर दिया होता है। ये नजारा देख वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे ये अचानक से इतने सारे चूहे कहाँ से आए? कल रात तक तो सब कुछ ठीक था जी। तभी एक आदमी भागता हुआ वहां आता है और कहता है, नरेश भैया जल्दी चलो, तुम्हारे खेत पर ढेर सारे बड़े बड़े चूहे आ गए और उन्होंने सारी फसल खराब कर दी। वो दोनों भागते हुए खेत पर जाते हैं जहां उनकी सारी फसल खराब हो चुकी होती है। फिर नरेश गांव के कुछ लोगों की मदद से खेत में आए चूहों को भगाने लगता है, जिससे सारे चूहे तितर बितर हो जाते हैं और अगल बगल के खेतों में भी चले जाते हैं। फिर जैसे तैसे नरेश ने अपने खेत के सभी चूहों को पकड़ लिया, लेकिन अब उनका खेत और ढाबा दोनों ही बर्बाद हो चुके थे। लेकिन नरेश हार नहीं मानता और वो ममता के साथ अपने ढाबे की सफाई करता है और कुतरी हुई सारी घास को हटाकर नई घास लगाकर अपना घास का ढाबा फिर से बनाकर तैयार कर लेता है। फिर बाजार से सब्जियां लाकर ढाबे पर खाना बनाकर बेचने लगता है, जिससे उन्हें आमदनी होने लगती है। इसके बाद सुबह तड़के उठकर दोनों पति पत्नी पहले खेत को उपजाऊ बनाते, फिर ढाबे पर काम करते। उधर मदन और रोमा का सारा खेत चूहों ने बर्बाद कर दिया। हमें माफ कर दो ममता बहन, हमने तुम्हें बर्बाद करने के लिए चूहे छोड़े थे ताकि तुम्हारी फसल खराब हो सके। हाँ, लेकिन किस्मत की मार देखो, तुम्हारे साथ उन्होंने हमारी फसल भी खराब कर दी और आज नौबत ये आ गई है कि हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। जो हुआ सो हुआ, आपको अपने किए की सजा मिल गई, अब आप परेशान मत होइए। फिर नरेश अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर मदन को देता है। मदन भाई, ये कुछ पैसे रख लो, इससे अपने खेत फिर से उपजाऊ बना लो, साथ ही राशन पानी ले आओ। नहीं भाई साहब, आप अब हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। रख लो बहन, कर्ज समझ कर ही रख लो, जब हालात ठीक हो जाएं तब लौटा देना। मदन और रोमा उन पैसों से अपने खेत को फिर से उपजाऊ बना लेते हैं, साथ ही अपने घर में राशन भी ले आते हैं। उधर नरेश की खेती और ढाबे दोनों का काम बहुत अच्छा चलता है, जिससे उसे खूब कमाई होती है और उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। मदन रायपुर शहर के एक होटल में खाना बनाता था। मदन सभी तरह का बढ़िया खाना बना लेता था। उसका स्वभाव इतना मिलनसार था कि वो अपने साथ काम करने वाले साथियों की भी मदद करता रहता था। यार मदन, देख तो जरा, कितनी देर से कढ़ाई पनीर में मसाले डालकर खुशबू लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कमी कहाँ हो रही है, खुशबू ही नहीं आ रही। अरे जब तक कसूरी मेथी नहीं डालोगे कहाँ से सब्जी में खुशबू आएगी। अरे हाँ, मैं भुनते मसाले में कसूरी मेथी डालना तो भूल ही गया, अभी मिला देता हूँ। शुक्रिया मदन भाई, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं दिनेश भाई, हम सब यहाँ पर एक परिवार की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के काम आना तो हमारा फर्ज है। क्या बात है दिनेश, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, कढ़ाई पनीर की प्लेट बाहर भिजवाओ। मदन, 8 देसी रोटी भिजवाओ जरा। इसी तरह मदन होटल पर काम करके अपने घर परिवार को चला रहा था। परिवार में पत्नी प्रेमा और 2 बच्चे गगन और रूही थे। मदन महीने के 15,000 रुपए कमाता था, जिसमें घर का किराया, खर्चा पानी सब निकालना पड़ता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रेमा, ये लो, ये मकान का किराया और राशन के मिलाकर पूरे 7,000 रुपए तुम अलग रख लो।
बाकी ये कुछ रुपए जोड़ कर रख लो, वक्त में काम आएंगे। लगता है आप भूल गए, इसमें से 3,000 रुपए हरीश जी के भी देने हैं, जो पिछले महीने आपका जब पथरी का ऑपरेशन करवाया था ना, तब उनसे उधार मांगे थे। अरे हाँ, वो भी तो देने हैं, मैं तो वो भूल ही गया। ठीक है, फिर ये 3 मैं हरीश को देता जाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मदन रोजाना की तरह ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। पर एक दिन जब वो होटल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का मालिक होटल को एक बड़े आदमी को बेच रहा है। ठीक है लोकेश जी, फिर आपको जैसा ठीक लगे हम जल्दी से जल्दी आपको यह होटल खाली करके दे देंगे। मालिक, आप ये होटल बेच रहे हैं? पर क्यों? मदन, मैं ये शहर छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ, इसीलिए अब ये होटल मैं एक आदमी को बेच रहा हूँ। पर मालिक, अगर आप ये होटल बेच दोगे तो हमारा क्या होगा? हम एकदम से कैसे बिना काम के रह पाएंगे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता ये सब। शाम को घर जाते हुए अपनी बाकी की बची इस महीने की पगार लेते जाना, और कल से आने की जरूरत नहीं है। अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। होटल में काम करने वाले ज्यादातर लोग अपने गांव वापस चले गए। पर मदन का तो अपना पूरा परिवार था, इसलिए उसे तो यहीं रायपुर में रहकर ही कोई दूसरा काम ढूंढना था। मदन दिन पर दिन परेशान रहने लगा। मदन दूसरे काम की तलाश करने लगा। एक दिन मदन अपने दोस्त के घर गया तो वो उससे बोला, मदन भाई, वैसे तुम अपना होटल भी तो खोल सकते हो, तुम्हें तो होटल चलाने की अच्छी खासी समझ है। सूरज, होटल बनाने के लिए पैसे बहुत लगते हैं। होटल बनाना आसान बात थोड़ी है। हाँ, सारी बात पैसों पर ही तो आकर रुक जाती है। चला, एक एक प्याली चाय पीकर आते हैं। मदन अपने दोस्त के साथ चाय पीने चला जाता है। तभी उसकी नजर एक पुराने रेल के डिब्बे पर पड़ती है, जिसमें उसने देखा लोगों ने चाय की, खाने की छोटी छोटी दुकानें बनाकर रखी हैं। मदन कुछ सोचने लगा और वहां से सीधा घर गया। अरे, तुम ये पुराना ऑटो रिक्शा क्यों निकाल रहे हो? कहीं तुम पैसों की तंगी से इसे बेच तो नहीं रहे? ये तो ससुर जी की आखिरी निशानी तुमने हमेशा से संभाल कर रखी है। ऐसा मत करो, इसे मत बेचो। प्रेमा, चिंता मत करो, मैं बाबूजी की निशानी को नहीं बेच रहा, बल्कि आज बाबूजी की निशानी ही मेरे काम आएगी, मेरा सहारा बनेगी। मैं इस ऑटो में ढाबा खोलूंगा, अपना ढाबा। पापा, ऑटो रिक्शा ढाबा, ये तो बहुत सुंदर बनेगा। पापा, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। आपके दिमाग में ये सब कैसे आ गया? इस पुराने ऑटो में ढाबा कैसे खुल सकता है? ये ऑटो तो चलता ही नहीं है। प्रेमा, आजकल लोग पुरानी गाड़ियों और बसों, रेल के डब्बे, यहाँ तक कि हवाई जहाज में भी होटल बना रहे हैं। मैंने तो सोचा कि बाबूजी के ऑटो को भी हम एक ढाबे का रूप दे देते हैं। मैं इसे बिल्कुल एक ढाबे की तरह बनाकर तैयार कर दूंगा, पर मुझे इसके लिए सामान की जरूरत होगी। वो कहाँ से लाऊं, यही सोच रहा हूँ। उधार कोई पैसे देगा नहीं। सूरज भी रोजाना की कमाई से ही गुजारा करता है, उससे मांग नहीं सकता। रुको, मैं अभी आई। प्रेमा अंदर जाकर कुछ देर बाद वापस आती है। उसके हाथ में सोने की एक अंगूठी थी, जिसे वो मदन को देती है और बेचने के लिए कहती है। और प्रेमा, ये अंगूठी तो तुमने पैसे जोड़कर खरीदी थी, ये मैं कैसे बेच सकता हूँ? सुनो जी, मेरा असली गहना तुम और बच्चे हो। तुम्हारा काम चल गया तो बहुत गहने बना लूंगी। जाओ, देर ना करो, इसे बेचकर ऑटो रिक्शा ढाबा की शुरुआत करो। कहते हैं मुसीबत में पत्नी का साथ पति के लिए एक ढाल से कम नहीं होता। मदन कुछ ही दिनों में अपना ऑटो रिक्शा ढाबा तैयार कर लेता है, खुद का ढाबा। ऑटो रिक्शा ढाबे का नाम सुनकर लोग वहां आने लगे और मदन के ढाबे का खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। प्रेमा भी ढाबे पर मदन के काम में हाथ बटाती थी। मदन ने अपने दोस्त दिनेश को भी गांव से बुला लिया। मदन के ढाबे पर धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उसके पिताजी की निशानी ऑटो उसके काम आ गया और मदन को रोजगार मिल गया। कहते हैं जब एक रास्ता बंद हो जाए तो भगवान दूसरा रास्ता अपने आप खोल देते हैं। बस जरूरत होती है विश्वास और खुद में